ये है एक्सपर्ट एक्स की प्रस्तुति। क्या भारत की आर्थिक प्रगति गलत दिशा में है और आखिर कोविड के दौरान ये कैसे उजागर हुई? आइए इस बारे में जानें इस पॉडकास्ट में। क्या इन 75 वर्षों में भारतीय गलत आर्थिक प्रणाली की रूपरेखा तैयार कर रहे थे? कब और कहां ये रचना गलत हो गई? और इससे भी बदतर ये है कि क्या भारतीय इस बात से अनजान है भारत की असल आर्थिक मजबूती कोविड जैसी महामारी के कारण बेनकाब हुई। जिस वक्त से लॉकडाउन भारत में शुरू हुआ उस वक्त से संक्रमण फैलने के अलावा गरीबों का पेट भरने जैसी चिंता भी बढ़ रही थी। इसलिए अगर सरकार के आंकड़े देखे जाएं तो अचानक से भारी संख्या में आर्थिक व्यवस्था से संघर्षरत नागरिक नजर आते हैं। तो कम साधनों की ये जल प्रलय कहां से आई? भारत 3 महीने तक संपूर्ण लॉकडाउन में रहा और उसके बाद आंशिक रूप से, जो कि अभूतपूर्व था। देश की बहुत बड़ी आबादी को अपना बोझ संभालना मुश्किल हो गया था। यहां तक कि मूलभूत 3 वक्त का भोजन भी विशिष्ट भोजन वस्त्र यानी लग्जरी बन गया। उनमें से कई दिहाड़ी मजदूर और छोटे बड़े उद्योगों के मजदूर थे। इसलिए केंद्र सरकार ने 55 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लगभग 28 लाख टन अनाज वितरित किया गया। हालांकि देश सामान्य परिस्थितियों में लौट चुका है, मगर देश की भलाई और समग्र निर्माण की दृष्टि से देखा जाए तो स्थिति अभी भी विकट है। वास्तव में ये गहरा संकट जारी रहेगा। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के संबंध में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर ऐसा क्या गलत हो रहा है कि अभी भी लाखों लोग गरीबी से संघर्षरत हैं? इसलिए कुशल अर्थशास्त्रियों की एक बड़ी आबादी आय असमानता, असफल समाजवाद, भ्रष्टाचार, भटकी हुई राजनीति इत्यादि के विषय में विभिन्न सिद्धांतों का सुझाव देती है। हमारी जांच यहाँ पर अधिक आधारभूत है। इन सभी बहानों से जानिए क्यों। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत कुल वैश्विक कृषि उत्पादन में 7.39% का योगदान करता है। भारत गेहूं, चावल, गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, फल, कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और बासमती चावल का शीर्ष निर्यातक है। ये दूध और दालों का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आखिर क्यों किसान एक अनिश्चित व्यक्तिगत संचय यानी पर्सनल सेविंग्स के साथ जी रहे हैं? हम इस तर्क का समर्थन करने के लिए अमेरिकी रक्षा उद्योग का उदाहरण दे रहे हैं। हालांकि वैश्विक शांति के लिए ये उत्तम उद्योग नहीं है, क्योंकि अमेरिका दुनिया में रक्षा सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस तरह देश ने 2020 में $725 बिलियन खर्च किए राष्ट्रीय सुरक्षा पर, और ये राष्ट्र के संघीय खर्च यानी फेडरल स्पेंडिंग का 11% है। इसी प्रकार जहां अमेरिका में न्यूनतम मजदूरी प्रति घंटा $7.25 है, वहीं रक्षा क्षेत्र में प्रति घंटा मजदूरी $39.50 है, जो इससे 5 गुना अधिक है। इस तरह औसत रक्षा उद्योग वेतन $77,000 प्रति वर्ष है और प्रवेश स्तर श्रेणियों में शुरुआत $58,875 से होती है। अमेरिका दुनिया में रक्षा सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या कोई ये सोच सकता है कि उसके मालिक और कर्मचारी गरीब हैं और उसके कारण आत्महत्या कर रहे हैं? तो आखिर भारतीय कृषि भूमि के मालिक क्यों मर रहे हैं? भारत की 50% से ज्यादा जनसंख्या कृषि और इससे संबद्ध गतिविधियों से अपनी आय प्राप्त करती है, किंतु कृषि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का केवल 17% हिस्सा निर्मित करती है, और ये तब है जब भारत ऊपर उल्लेखित कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। उन 50% में से अधिकांश की आर्थिक परिस्थिति भी ठीक नहीं है। हर साल लगभग 10,000 किसान आत्महत्या करते हैं। किसानों के खुदकुशी करने का मुख्य कारण अपरिहार्य कृषि आरण का भार है। 2012 में एक औसत भारतीय कृषक परिवार की कमाई 77,124 रुपये प्रति वर्ष थी, जो कि प्रतिमाह के हिसाब से 6,427 रुपये होती है। ये बढ़कर अब करीबन 10,000 रुपये हो गई है। तब भी यह कम है
और निरंतर जीविका के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए ये किसी से छिपा हुआ नहीं कि शहरों की अधिकांश आबादी एक गरीब किसान परिवार के सदस्यों में से एक है। ये समझना आसान है कि गांवों में कृषि पर्याप्त आय उत्पन्न नहीं कर पा रही। शहरों में उत्पादन, निर्माण श्रमिक या अन्य किसी छोटे मोटे कामों से होने वाली आमदनी से तुलना करें तो भी ये कम है। कृषि और शहरी आय के बीच का अंतर इतना विशाल है कि वह गरीबी से समृद्धि की ओर छलांग लगाने जैसा है। अगर भारत 130 करोड़ लोगों की एक प्रणाली थी जो धन सृजित करने के लिए आर्थिक गतिविधि कर रही थी, तो कृषि इसकी उप प्रणाली के रूप में विफल हो रही है। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव बड़े पैमाने पर गरीबी में देखा जा सकता है, किंतु देश का नेतृत्व इससे इनकार कर रहा है। इसीलिए भारत के लगभग 8 करोड़ लोग अत्यधिक निर्धनता में जी रहे हैं। आंकड़ों की दृष्टि से ये 6% है, तब भी ये संख्या अधिक है क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम की जनसंख्या से अधिक है। इसी तरह कोरोना महामारी के कारण एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली गई, जो कि करीबन 11 करोड़ अनुमानित की गई है। इसके अतिरिक्त 40 करोड़ भारतीय गरीबी के विभिन्न वर्गों में जी रहे हैं। इसलिए हाल ही में कई अर्थशास्त्रियों ने भारत की कृषि के ऊपर निर्भरता कम करने और कृषि अर्थव्यवस्था को समेटने के सुझाव दिए हैं। CIA फैक्ट बुक के अनुसार 2017 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद घटकों का संयोजन इस प्रकार था: कृषि 15.4%, उद्योग 23% और सेवाएं 61.5%। इस प्रकार ये एक बेतुका समाधान है गरीबी की समस्या के लिए, जैसे कि ये कृषि की वजह से है। शायद निर्माण और अन्य कार्य आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद है, किंतु कृषि को सुदृढ़ करना भी एक अधिक अनुकूल समाधान हो सकता है। दोषपूर्ण अर्थशास्त्र। कृषि को एक छोटी अर्थव्यवस्था में सरकाने के कूटनीतिक तर्क हमेशा से दोषपूर्ण रहे हैं। इसलिए ये तब सही होता जब कृषि सेक्टर बदलने योग्य होता और भारत इसके बिना गुजारा कर सकता। इस तरह कुछ देशों ने ये रास्ता अपनाया, मगर किन्हीं भी मानकों से वह सफलता की गाथा नहीं है। जैसे यूके ने अपने आर्थिक परिदृश्य को उत्पादन से वित्तीय क्षेत्र में बदल दिया था, किंतु वह 2008 के वित्तीय संकट के बाद से संघर्ष कर रहा है। इसलिए अर्थशास्त्री समुदाय में यदि कोई ये सोच रहा है कि स्विट्जरलैंड जैसा कायापलट भारत में किया जाए तो वे सफल नहीं हो सकते। स्विट्जरलैंड ने भले ही अपनी अर्थव्यवस्था को कपड़ा और उत्पादन उद्योग से वित्तीय और उच्च प्रौद्योगिकी में स्थानांतरित किया, किंतु भारत के मुकाबले वह अति सूक्ष्म था। अभी भी जब स्विस आबादी का 2.87% हिस्सा कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है, तो सरकार की सब्सिडी 70% है। ये यूरोपियन संघ के अधिदेश से, जो कि 35% है, उससे बहुत अधिक है। स्विट्जरलैंड भारत की तुलना में अधिक अखंड और समजातीय समाज है। 130 करोड़ की जनसंख्या के पारंपरिक भारतीय किसान को बदलना अति विशाल कार्य होगा। नवीनीकरण और आधुनिक समाज के नाम पर पश्चिमी औद्योगिकृत आर्थिक प्रतिरूप यानी कि इंडस्ट्रियलाइज्ड मॉडल का अनुकरण करना नुकसानदेह है। इसके विपरीत परंपरागत कृषि में प्रचलित सहज ज्ञान को समर्थ बनाना ज्यादा आसान होगा एक समाधान के रूप में। आखिरकार भारतीय किसानों के पास कोई डिग्री नहीं थी दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक बनने के लिए, तो आखिर जैसे प्रायोगिक प्रणाली सिद्धांत है, उसी तरह कृषि का अर्थशास्त्र कहाँ है? अगर भारत एक व्यवस्था के रूप में प्राथमिक प्रणाली है, तो कृषि उसकी उप प्रणाली है। जैसा कि ऊपर उल्लेखित कृषि के आर्थिक आंकड़े ये साबित करते हैं कि वह एक उप प्रणाली के रूप में विफल नहीं हुई है, बल्कि कृषि की विफलता उस पर प्रयोग किए गए आर्थिक सिद्धांतों की है। कृषि और अर्थशास्त्र दोनों बेमेल हैं और भविष्य में भारतीय आर्थिक व्यवस्था को अपनी उप प्रणालियों के साथ खुद को फिर से संरेखित करने की आवश्यकता है। यहाँ पर संरेखण का एक उदाहरण है सऊदी अरब, जहाँ हर एक आर्थिक गतिविधि तेल के इर्द गिर्द ही घूमती है। पेट्रोलियम सेक्टर मोटे तौर पर बजट राजस्व का लगभग 87%, सकल घरेलू उत्पाद का 42% और निर्यात आय का 90% हिस्सा है। इसका तेल भंडार और उत्पादन प्रमुख रूप से राज्य के स्वामित्व वाली बड़ी व्यापारिक कंपनी सऊदी अरामको द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए सऊदी की सभी योजनाओं में तेल सबसे ऊपर रहता है, चाहे वह परिवहन, नौकरी, अप्रवासन, निर्माण, वित्तीय प्रणाली हो
या भू राजनीति, ये सभी तेल के लिए एक उप प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में कुछ विभिन्नता के प्रयोग के प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु तेल केंद्र में ही रहेगा। जो अहमियत तेल की सऊदी अरब के लिए है, वही भारत के लिए कृषि की। तो इसी तरह कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र होने की आवश्यकता है। अतः अन्य क्षेत्रों को कृषि से अपनी संभावनाएं उत्पन्न करने की जरूरत है। सभी को देर सवेर ये समझ में आ ही जाना चाहिए। अंत में आधुनिकतावादी दृष्टिकोण रखने वाले कई लोग अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विरोधी और अव्यवहारिक लगने वाले इस सुझाव के खिलाफ तर्क देंगे। यद्यपि ऐसा नहीं है, मगर कुछ ठोस कारण है जिनसे भारत अभी भी कृषि को अपने केंद्र में रखकर एक विशाल अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।